अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज वीडियो का कोई एक मखसूस टॉपिक तो नहीं है। आज हम आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स लेके आए हैं या एक ऐसी डिस्कशन लेके आए हैं जिसका फ़ायदा हर इंसान को होगा। और वो ऐसी बीमारियाँ हैं माशरे में छोटी मोटी जो कि हर इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह के मौसम की तब्दीली, इसके अलावा अचानक से बारिश का हो जाना और उसके बाद मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, और बाहर के मौसम में जो है वो पोलन्स का आ जाना, और फिर किसी इंसान को एलर्जी हो जाना या घर में वक्ती बुखार हो जाना। आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसी बीमारियों पर है। तो मेरे साथ मौजूद हैं बासित। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं? तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल से बुखार से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्योंकि नाज़रीन बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि बुखार इंसान के लिए नुकसानदेह है, जबकि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बुखार अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए रखा हुआ है, और जब भी इंसान को कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उस इंसान को बुखार होता है। ठीक है, बुखार इस बात की निशानदेही है कि हाँ भाई, अब आपके जिस्म में कोई ना कोई मसला है और इंसान तब ही डॉक्टर के पास जाता है। ये बुखार मौसमी भी हो सकता है, मतलब अगर एक बंदे ने उसका मतलब गरम वो एक रूम से उठा है और बारिश में चला गया तो तब भी उसको बुखार हो सकता है। इसका मतलब है कि ये उसको मौसमी बुखार है और वो गर्म सर्द हुआ है, वो रेस्ट करने से खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको साथ बॉडी पेन भी हो रहा होगा। लेकिन अगर वो बुखार काफ़ी अरसे तक है और साथ उसको ठंडे पसीने भी आ रहे हैं और उसकी टांगों में भी दर्द है, तो फिर ये जो है वो आप कह सकते हैं कि उस बंदे को टाइफाइड है, और उस बंदे को काफ़ी दिन से बुखार है और वो थकावट भी महसूस कर रहा है और उसको बार बार नींद आ रही है, तो वो मलेरिया भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें हम आगे टेस्ट ही करके बता सकते हैं, वैसे हम नहीं बता सकते। तो एक और बात ये है कि नाज़रीन, कुछ लोग दर्द को समझते हैं कि ये एक बीमारी है, लेकिन दर्द अल्लाह पाक की नेमत है। अब कैसे? क्योंकि जब आपको किसी भी जगह दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको तभी पता चलेगा कि दर्द से किस तरह मतलब आपने बचना है उस बीमारी से। क्योंकि अब आपको मतलब दिल में दर्द हो रहा है, एक मिसाल ले लेते हैं। जब आपको दिल में दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि हाँ भाई, मुझे इस लोकेशन में दर्द है, तो वो आपका एंजियोग्राफी करेगा या जो भी उसने ईसीजी करेगा, वो सारा वो सीन करके फिर आपको बताएगा कि आया कि आपको कौन सी बीमारी है। क्या पता आपको अथेरियोस्क्लेरोसिस है, क्या पता आपको आर्थरियोस्क्लेरोसिस है, क्या पता आपको एंजाइना पेक्टोरिस है, क्या पता आपको माइल्ड हार्ट अटैक है, यानी क्या पता वैसे ही आपको दवा वगैरह लग के आपको पेन हो रहा है, क्या पता वो हार्ट का प्रॉब्लम ही ना हो, चेस्ट का प्रॉब्लम हो। तो ऐसे जो है दर्द से ही पता चला है कि हाँ भाई, किसी न किसी जगह कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं बासित जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बासित, आपने हमें टाइम दिया। बासित जो है वो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से फॉर्म डी कर रहे हैं और सेकंड क्रॉप इनका चल रहा है। और बहुत शुक्रिया बासित आपके टाइम देने के लिए वंस अगेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बासित मैं आपसे यही करूँगा कि बुखार जो है वो उससे किस तरह बचा जाए, कौन से ऐसे घर में एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं कि वक्ती बुखार, क्योंकि आपने देखा बाज़ लोगों को रात को 12 बजे या 1 बजे अचानक से बुखार हो जाता है, और सम टाइम वेदर कंडीशन बड़ी ख़राब होती है, और चूँकि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या जाते भी हैं तो डॉक्टर मौजूद नहीं होता है, हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, और सम टाइम सर्दियों में जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर बर्फ़ लगी हुई होती है। अब उस केस में अगर किसी को बुखार हो जाता है तो वो तो बहुत मुश्किल है ना कि वो हॉस्पिटल रात को जाए, और चूँकि सर्द रातें हैं और बर्फ़ भी लगी हुई है, तो इन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह बचा जाए और वो बंदा बुखार में क्या कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जी जी। उस बात का लबेलबाब ये है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कभी बुखार हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है, या कभी कभार जिस्म में थकावट हो जाती है। इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं जो पैदा होते हैं और ये डॉक्टरी के साथ रिलेट करते हैं। और फिर ऐसे भी होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कभी इधर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती या हमें बर वक्त डॉक्टर नहीं मिल सकता। तो आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम ये भी बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी मेडिसन है जो हर बंदे के पास मौजूद होनी चाहिए, कि अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा या कोई मसला हो गया है या कोई ऐसी सिचुएशन है, कभी कभार लॉकडाउन भी होता है जैसे कि कोविड-19 है, आपको कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, वो चीज़ें जो हैं वो आपके घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और आप जब भी बुखार वगैरह हो या नज़ला हो या ज़ुकाम हो, ईटीसी कोई भी बीमारी हो, हम आगे चल कर उसकी डिस्कशन करेंगे, आप उनको बर वक्त इस्तेमाल कर सकें। तो जैसे कि अब्दुल राफ़ी आपने अभी सवाल किया है कि फ़ीवर,
फ़ीवर के मुतालिक आपने पूछा है, तो इस वीडियो में पहले हम बताएंगे कि फ़ीवर होता क्यों है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि फ़ीवर जब हमारे जिस्म में होता है तो ये एक तरीके से नेमत है और ये अच्छी बात है कि इंसान को फ़ीवर शो होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो फ़ीवर होता है ये हमें होता क्यों। अब जब भी हमारे जिस्म के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन आता है या कोई चीज़ अटैक कर लेती है या हमारी बॉडी का अंदरूनी निज़ाम वो एक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो एक अलार्म बजता है। जैसे कोई भी हमने सिक्योरिटी निज़ाम लगाया होता है और हम उसकी छेड़छाड़ करते हैं तो एक अलार्म बजता है। इसी तरीके से जब हमारे बॉडी का निज़ाम ख़राब होने लगता है तो एक अलार्म बजता है, और ये जो अलार्म होता है यही फ़ीवर की सूरत में अपीयर होता है। ये उस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर ख़राबी पैदा हो रही है, और इस ख़राबी की काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 के ऊपर कि आपको किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन कैसे हो सकता है वो भी हम बताएंगे। मतलब कि आपने कोई ख़राब चीज़ खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा लिया जो पॉइज़न थी, उससे भी आपको पॉइजनस हो सकती है या फ़ीवर हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई मलेरिया का काज हो गया, कोई मच्छर वगैरह, कोई इंसेक्ट वगैरह काट गया, उससे भी इन्फेक्शन काज हो सकता है। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कोई फोड़ा फिंसी वगैरह निकल आया या कोई माइनर चोट लग गई है जिसकी वजह से आपको बुखार हो सकता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर सपोज़ किया आपके पास कोई भी बंदा नहीं है जिसको आप दिखा सको, या हालात ऐसे हैं आप नहीं जा सकते, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है। कभी कभार ऐसे होता है कि 103 के ऊपर फ़ीवर चला जाता है, और जब इस स्टेज के ऊपर फ़ीवर जाता है हम मरीज़ को कहीं पर लेकर भी नहीं जा सकते, तो आप एज अ फर्स्ट एड कैसे काम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टैबलेट होती है पैरासीटामोल। ऐसे ना भी जी। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाई होती है। मतलब कि ये दर्द को भी दूर करती है और ये जो बुखार होता है उसको भी वक्ती तौर पर दूर करती है। तो अगर हम पैरासीटामोल की टैबलेट को ले लेंगे और पेशेंट को दे देंगे, उम्मीद काफ़ी है कि उसका जो हाई फ़ीवर है, जो वो बुखार के अंदर तपा हुआ है, वो बिल्कुल चला जाएगा। और इसके साथ अगर आप हो सके तो डाइक्लोफेनिक सोडियम या पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम जिस्म के दर्द को दूर कर देती है और पोटाशियम जोड़ों के और पट्ठों के दर्द को दूर करती है। लेकिन ये जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इनिशियल लेवल की है, ताकि मरीज़ का जो फ़ीवर है वो थोड़ा सा टूट कर निचले लेवल पर जा सके। अच्छा, इसमें नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाइक्लोफेनिक जब आप लगा रहे हो तो आपने देखना है, अगर वो हार्ट पेशेंट है, मतलब अगर उसको बीपी प्रॉब्लम है, तो फिर आपने उसको डाइक्लोफेनिक सोडियम नहीं लगाना, बल्कि उसको डाइक्लोफेनिक पोटेशियम लगाना है। और अगर वो बीपी का पेशेंट नहीं है तो आप उसको डाइक्लोफेनिक सोडियम दे सकते हैं। और एक और बात ये भी है कि जो हाफ़ लाइफ ऑफ डाइक्लोफेनिक सोडियम है वो थोड़ी सी कम है, और जो हाफ़ लाइफ ऑफ डाइक्लोफेनिक पोटाशियम जो वो काफ़ी ज़्यादा है। और पोटाशियम जो है वो स्लोली इफ़ेक्ट करता है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा लंबा होता है निस्बतन डाइक्लोफेनिक सोडियम के। तो अगली हम बात ये करते हैं नाज़रीन कि विटामिन्स जो हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दो तरह की नाज़रीन विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अब हमारे पास विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो विटामिन सी है स्पेशली ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन बी भी। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अच्छा, अब सवाल बाज़ लोग पूछते हैं कि यार ये विटामिन बॉडी के अंदर क्यों नहीं रुकते, तो इसकी ये रीज़न है कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो ये आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से लॉस हो जाते हैं, इसलिए आपको दोबारा बार ये दो विटामिन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आप कोई भी कंपोजिशन देखते हैं विटामिन की, मैं एक मिसाल लेता हूँ, सर्बिक्स टी आ रही है आपके पास, सर्बिक्स जेड आ रही है विटामिन की, और थेराग्राम वगैरह आ रही हैं, तो उसकी जब आप केमिकल कंपोजिशन अगर उसकी देखें तो उसमें ज़्यादातर विटामिन सी और विटामिन बी का उसमें कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो यही दो विटामिन्स हम दे रहे होते हैं ताकि वो है क्योंकि वो यूरिन में लॉस हो जाते हैं। जबकि जो ए डी के मतलब ए, डी, ई और के, तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और वो लिवर में स्टोर रहते हैं। और एक इसमें ज़रूरी बात ये भी है कि अगर आप विटामिन्स की सप्लीमेंट खुद खाते हैं तो कुछ अरसे के लिए विटामिन आपकी बॉडी बनाना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बाहर से एक चीज़ अंदर आ रही है,
अब विटामिन्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है नाज़रीन, तो विटामिन्स की ये इंपॉर्टेंस है कि वो आपको आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको कैंसर से बचाता है और कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है। जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोग जो है उसको डार्क सर्कल्स के लिए लगाते हैं। और विटामिन ए जिसको आप जो कि रेटिनॉल फॉर्मेशन में, और जो आपकी रेटिना है आँख के लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गाजरें हैं स्पेशली उसमें जो है काफ़ी मिकदार में कैरोटीन पाई जाती है और इसकी कन्वर्जन होती है बॉडी में जाके और विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। इसी तरह बी की अपनी इंपॉर्टेंस है। और विटामिन सी की नाज़रीन अब क्या इंपॉर्टेंस है, विटामिन सी की एक तो इम्यून सिस्टम बूस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो विटामिन सी बहुत ज़्यादा करता है। और जिन लोगों को स्पर्म का प्रॉब्लम होता है या मेल इनफर्टिलिटी होती है उसमें भी विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सी कॉन के नाम से आ रही है, इसके अलावा एबाकोन के नाम से आ रही है, उसमें कैल्शियम का मिक्सचर है। और कैल्सी की फार्म में भी विटामिन सी आप ले सकते हैं। तो इन फार्म में विटामिन सी आ रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और विटामिन सी जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो कुछ बातें थी मैंने कहा आपको विटामिन के बारे में बता दूँ। अच्छा, अगर विटामिन की आपको डिफिशिएंसी होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है बासित, मैं आपको यहाँ मेंशन करूँगा कि कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग का इशू काफ़ी आ रहा होता है विटामिन के की वजह से। देन आप लोगों को चाहिए कि आप लोग फ्रूट्स खाएँ काफ़ी मिकदार में, या फिर अगर उस तरह भी पूरा नहीं हो रहा तो आप विटामिन के की टैबलेट्स या इंजेक्शन जो है वो ज़्यादातर आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बासित अगर आप विटामिन के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को तो प्लीज़। जी, विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अब्दुल राफ़ी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, विटामिन हमारे जिस्म के लिए बहुत एसेंशियल रोल रखते हैं। और नंबर 2 के ऊपर विटामिन जो हैं वो एज अ ब्रिज काम करते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी चीज़ होती है ना, तो हमने एक साइड से दूसरी तरफ जाना होता है, हमें ब्रिज की ज़रूरत होती है। विटामिन एज अ ब्रिज काम करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब हम प्रोटीन्स को ले लें, प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में काफ़ी अहम रोल है। अगर हमारे पास विटामिन्स नहीं है तो प्रोटीन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी तरीके से कार्बो को ले लें, इसी तरीके से और जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं उनको ले लें, उनके लिए विटामिन्स का होना ज़रूरी है। अब अगर हमारे पास बात की जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन्स कौन सी क्लास है, मतलब कि वाटर सॉल्युबल इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं या फेट सॉल्युबल, तो जवाब के अंदर ये है कि दोनों विटामिन्स जो हैं वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन वो विटामिन्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में लेने चाहिए या जिनका बहुत अहम रोल है, वो हमारे पास विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल्स वाले आते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको कमज़ोरी फील हो रही है, वो हमेशा विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन को ही प्रेफर करते हैं और उसके इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। अब्दुल राफ़ी, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो साइनोबियान, कोबालमिन के, B12 के, B6 के या डायरेक्ट मल्टीबायोटा भी समटाइम मल्टीबायोटा सारे विटामिन्स का कॉम्प्लेक्स है जी, उसमें आ जाता है। तो वो विटामिन जी, जी। बी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये वाटर सॉल्युबल है। और इसकी प्रेफरेंस की वजह ये है कि बॉडी में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अगर नाज़रीन विटामिन B12 की आपको डेफिशिएंसी होगी तो आपको मेरे ख्याल से मुझे श्योर तो नहीं, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी आपको हो सकता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो तो एनीमिया के चांसेस भी होते हैं। समटाइम विटामिन B12 दे के देखा जाता है कि क्या एनीमिया ख़त्म हो रहा है। अगर हो रहा होता है तो मतलब कि विटामिन B जो है B12 है वो गुड चॉइस है कि वो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको एनीमिया हो रहा है। जी बात है। तो इस तरीके से हमारे पास विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम विटामिन सी की बात कर लें तो हमारे पास लेमन जो है वो अहम सोर्स है विटामिन सी का। लेमन में हमारे पास बहुत सी खसूसियात होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी का बॉडी के अंदर क्या रोल है? विटामिन सी नंबर 1 के ऊपर हमारे इम्यून फंक्शन को डिफेंसिव बनाती है, मतलब कि इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। जब किसी भी बंदे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि आयुर्वेदा भी यही कहती है कि हर बीमारी का हल नहीं होता, बल्कि हमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो होता है उसको फिट करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी आए वो अटैक ही ना कर सके अगर आपका इम्यून सिस्टम फिट होगा। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 आया था और डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे थे कि विटामिन सी लें, विटामिन सी लें। तो इसके पीछे क्या बात थी? विटामिन सी से इम्यूनिटी बनती है। जब बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होगी और चीज़ों को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत होगी कि कोई अगर चीज़ आपके जिस्म के ऊपर अटैक कर रही है, वो अपना काम ना दिखा सके, तो बंदा बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड रहेगा।
तो इस तरीके से विटामिन सी का अहम है। अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी बात मेल इनफर्टिलिटी पे कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे इलादा से भी एक वीडियो बनाएंगे मेल इनफर्टिलिटी पे। आजकल नाज़रीन आप लोगों ने देखा है कि मतलब पहले जो पुराने वक्तों के लोग थे तो उनकी शादियाँ होती थी तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनकी औलाद होती थी, उनकी डिलीवरीज होती थी। लेकिन आज के दौर में जो मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी खुद देखा है कि काफ़ी जो मेल्स हैं वो जा रहे हैं जी डॉक्टर्स के पास और उनको बता रहे हैं कि जी ये प्रॉब्लम है और उनके स्पर्म में पस सेल्स आ रहे हैं और इसके अलावा काफ़ी उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है? एक तो नाज़रीन पहली बात ये नेचुरल होती है कुछ हद तक, कुछ लोगों में ये नेचुरल होती है। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन या मेल के एंड्रोजेंस या ऑक्सीटोसिन वगैरह मेल के इम्बैलेंस है तो तब उसको हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर रेयर होता है या अगर होता भी है तो कम। लेकिन आप कुछ तरीक़ों से खुद को ही इनफर्टाइल बना रहे हैं। अब उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, रेडिएशंस वगैरह आ जाती हैं। अब केमिकल सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? अच्छा नाज़रीन, आपने देखा आप लोग अक्सर जो है वो बॉटल्स पी रहे होते हो, स्टेंग पी रहे होते हो। अब इनका मैकेनिज़्म क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके स्पर्म के लिए कुछ मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और जिंक जो है उसकी भी कुछ हद तक बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जब आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स लोगे तो वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले बॉडी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसकी डेपोजिशन करती हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम बॉडी से लॉस होता है और इनडायरेक्टली अगर आप बहुत लंबे अरसे तक इन कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करोगे तो आप में चांसेस हैं कि आप इनफर्टाइल हो सकते हो। अच्छा आपको एक मैं मज़े की बात बताऊँ नाज़रीन, जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल और पेंटोप्राज़ोल वगैरह, ये भी कुछ हद तक टेम्परेरी मेल इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, लेकिन अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल सॉरी करेंगे। बात काटने के लिए, आप अगर नाजरीन को ये बता दें ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, अगर आप सादा ज़ुबान में बताएं। नाज़रीन, ये जब भी आपका मैदा जलता है आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको या तो राइज़िक के आप जान जाइए राइज़िक के साशे या कुछ भी ऐसी चीज़ देता है जिससे आपका मैदा ना जले, आपके जो मैदे का तेज़ाब है वो कम पैदा हो उस दवाई से। तो वो जो आपको दवाई दे रहा है वो बेसिकली पीपीआई है या जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। अब नाज़रीन मेरे पास एक पेशेंट आप कह सकते हैं आया एक दिन और वो मुझे कह रहा है कि यार मैं 1998 से 1998 से मैं पीपीआई खा रहा हूँ। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा यार आपको किसी ने रोका नहीं है? वो कहता है यार जिस डॉक्टर ने लिखा है वो डॉक्टर की अब डेथ हो गई है और मैं अब 1998 से खा रहा हूँ, जब भी मेरा मैदा जलता है मैं वो बस से खा लेता हूँ। तो वो ये शिकायत कर रहा था कि यार अब मेरी जो हड्डियाँ हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं और ये वो, क्योंकि पीपीआई की डिपोजिशन। जी जी बिल्कुल। तो पीपीआई के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और केमिकल्स हैं, आप जितनी भी अगर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन कम करती है। सिगरेट है, स्नैफ है और इसके अलावा कोकेन है, ठीक है, लोग चरस वगैरह भी, मेरी ज्वाइना वगैरह आ जाता है और इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रग्स हैं, आइस जो आजकल यूज़ करें। तो जितनी भी ड्रग्स हैं वो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन कम करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारा काम सिर्फ आपको बात बताना है, बाकी आपने उस पे अमल करना है और कैसे बचना है ये आपके अपने ऊपर है। ये आपका एक होता है ना, एक विल पावर भी होती है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ छोड़नी। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, बाद में आप डॉक्टर्स के पास जाएँगे, आपको उनकी फ़ीसेस देनी पड़ेंगी और मेडिसिन आपको पता है वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही महँगी हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको फिर खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। बाकी बासित आप मेल इनफर्टिलिटी के बारे में क्या कहते हैं? अगर मेन इनफर्टिलिटी के बारे में देखा जाए तो मेरी जो पहली सजेशन होगी वो ये है कि लाइफस्टाइल मस्ट बी चेंज्ड। बिल्कुल। अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं है ना तो ये जो काज है या ये काज हम ले लें या कोई और रीज़न ले लें, उसने बढ़ना ही है, उसने कम होने में नहीं है। जब कोई भी इंसान अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेगा ना तो जितनी भी मेल इनफर्टिलिटी हमारे पास टॉप के ऊपर है और इसके साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और प्रॉब्लम सिम्टम्स काज होते हैं जो हमें अहम लगते हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। तो जैसा कि अब्दुल राफ़ी ने कहा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, तो मतलब कि हमारा स्टोमिक सही नहीं होता। और स्टोमिक ख़राब कब होता है हमारा? जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी सेहत,
हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब लाइफ़स्टाइल को कैसे चेंज किया जाए? अगर आप फ़ील करें ना आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप नेचर की तरफ मूव कर जाएँ। नेचर की तरफ से मुराद ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ हवा साफ़ सुथरी हो, जहाँ खाना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ जंक फूड का कॉन्सेप्ट ना हो, जहाँ क्राउडेड पीपल ना हो और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब काम माहौल हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर लें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं करना चाहूँगा कि बासित एच पाइलोरी जो है नाज़रीन, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टमक के केस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नाज़रीन, इसका जो वैसे तो जो काज बताया जाता है, कह देते हैं कि यार एच पाइलोरी का जो काज है वो कहते हैं कि जी यही है, सॉरी, अल्सर का जो काज है वो एच पाइलोरी है। लेकिन इसमें नाज़रीन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका अगर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी आपको एच पाइलोरी हो सकता है। और एक बात से बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने नोट की है कि आजकल लोग काफ़ी गंदा पानी पी रहे हैं विदाउट फिल्टर्ड, उसमें टाइफाइड का और उसमें क्या कहते हैं ये भी कहते हैं हेपेटाइटिस वायरस पाया जाता है और पोलियो का वायरस पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एच पाइलोरी है और काफ़ी मतलब विब्रो कॉलेरा वगैरह ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये पाए जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये नाज़रीन कि आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है उसका बाकायदा तौर पे टेस्ट किया जाता है। उससे पता चलता है कि आपका जो है वो ड्रिंकिंग वाटर कैसा है। तो कुछ बीमारियां तो आपकी पानी के साथ रिलेटेड है, तो कोशिश करें, आजकल जगह जगह मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वो जो पानी है वो आप पीने के लिए वो फ़िल्टर्ड पानी यूज़ करें, या तो फिर आप किसी पहाड़ वगैरह से या चश्मे से पानी ला के पिए जो कि काफ़ी दूर हो आबादी से हट के। क्योंकि आजकल हमारी जितनी भी एम्पायर है वो उसमें केमिकल्स हैं, वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। अब जितना आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वो फिर एसिड रेन का सबब बनता है, उसमें आर्सेनिक भी पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है और काफ़ी मतलब और भी हैवी मेटल्स पाई जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा हैवी मेटल्स आपके पानी में जाएंगी उतनी ही ज़्यादा आपको पॉइजनिंग होगी। मतलब लीड पॉइजनिंग हो सकती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है, बल्कि बासित आयरन पॉइजनिंग भी होती है। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप पॉइजनिंग के बारे में लोगों को बताएं कि किस तरह हैवी मेटल्स पॉइजनिंग काज करती हैं और लोग इससे किस तरह बचें। तो ये बहुत अहम सवाल है आपने किया, मेरा भी यही ख्याल था कि मैं इसका जवाब दूँ। अच्छा, आपने बताया कि विब्रो कॉलरा, हाइपेटाइटिस, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बीमारीज़ होती हैं, मतलब जर्म्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम हैवी मेटल की बात करें ना, मैं आपको इसकी एक अहम पहचान बताता हूँ हैवी मेटल्स की, या इसका एक अहम करैक्टर बताता हूँ। हैवी मेटल जो है ना, ये इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस तो हो जाती हैं रिएक्शंस वगैरह के साथ, ये किसी भी नतीजे में मतलब ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, इस तरीके में हैवी मेटल एक दफ़ा प्रोड्यूस होगी इन्वायरमेंट में। अब हैवी मेटल ने कहीं जाना नहीं है, मतलब कि आप 100% भी कोशिश कर लेना कि मैं इस हैवी मेटल को ख़त्म कर दूँ, तो हैवी मेटल पूरे वर्ल्ड से कहीं नहीं जा सकती। ये साइंस कहती है, ये मेरा मानना, ये कहना नहीं। अब अगर हैवी मेटल नहीं जाएगी तो क्या होगा? अब इंडस्ट्री में सपोज़ किया हैवी मेटल थी, उन्होंने कोई काम किया है, मतलब कोई लोहा या कोई भी चीज़ काटी है, XYZ हम सपोज़ कर लेते हैं, हैवी मेटल आ गई। अब उन्होंने पानी फेंक दिया नहर में, नदी में, नाले में या किसी भी दरिया में, मछलियाँ वहाँ होती हैं और काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जो समंदर के साथ, दरिया के साथ रिलेट करते हैं और हम उसे डेली लाइफ में खाते हैं। अब जब मछली ने खा लिया, उसकी गिल्स के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर हैवी मेटल डिपॉजिट कर जाएंगे राहत भाई। जी जी बिल्कुल। और ये जो हैवी मेटल्स होंगे ना, ये कहीं जाएंगे नहीं। जब इंसान मछली खाएगा उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। अब जब इंसान ने हैवी मेटल को ले लिया तो वो पॉइजनिंग काज कर जाएंगे, और पॉइजनिंग ऐसी होती है कि अगर हम 100 तरह की भी मेडिसिन दे लेना तो वो बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होती है। ख़त्म हो जाती है लेकिन वो टोटली ख़त्म नहीं होती। वो कोई और मेडिसिन लेते हैं, वो एज अ कंपाउंड की फॉर्म में किसी और मेडिकल के मेडिसिन के साथ। आपकी बात करता हूँ नाज़रीन, इसमें एक बात ये करते हैं कि अगर आप मरकरी खा लें भूल के, मरकरी अगर आप भूल के खा लें तो वो अगर आपके घुटने तक पहुंच जाए, जिसको आप लोग नी कहते हैं, और नी को जो चीज़ जोड़ती है उसके ऊपर एक प्लेट होती है, उसको पैटेला कहते हैं। अगर नाज़रीन ये मरकरी आपने खा ली है और ये किसी तरीके से आपके घुटने तक या किसी भी जॉइंट तक पहुंच गया,
तो थ्रू आउट द लाइफ वो जॉइंट नकारा रहेगा, वो काम करना छोड़ देगा और वो किसी भी काम का नहीं देगा। अगर मरकरी आपके किसी भी जॉइंट तक पहुंच गया वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। और बासित भाई, आपने नोट किया कि कुछ क्रीम्स में आपको तो अच्छा नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग ये समझते हैं कि यार क्रीम जो भी मिले निकाल दो। बेसिकली नाज़रीन, ये क्रीम भी आपके जिस्म में, आपके ब्लड में ऐड होती है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन होती है आपके स्किन से। बासित भाई, ये जो क्रीम्स हैं जिनके अंदर मरकरी पाई जाती है, जी जितनी भी ब्यूटी की क्रीम्स हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, WHO यही कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो है वो क्रीम यूज़ करें जो कि मरकरी फ्री हो। और इंडस्ट्रीज़ को और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ को यही बात वो कहता है कि आप लोग मरकरी फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें। लेकिन बात लोग भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में मरकरी। नाज़रीन, मरकरी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये हार्मोनल चेंजेस भी करता है। बाज़ औरतें क्रीम्स लगाने के बाद कहती हैं कि यार हमारे तो चेहरे पे बाल आ गए हैं, मूंछें आ गई हैं। तो जो आपको अल्लाह ने सेहत दी है, आप उसको सँवारने की कोशिश करें, लेकिन क्रीमों के साथ नहीं, इंटरनली। यानी कि आप मतलब फ्रूट जूसेस पी रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पानी आप उबला हुआ साफ़ पी रहे हैं, मतलब हैवी मेटल से फ्री पी रहे हैं और सॉफ्ट वाटर पी रहे हैं, हार्ड वाटर भी नहीं है, तो आप बच सकते हैं। तो बासित, आप क्या कहना चाहेंगे मतलब और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे और जितनी भी क्रीम्स हैं, मैं कह रहा हूँ फर्दर इसकी एलाबोरेशन। अब बात तो ऐसे है ना कि ये जो हमारे पास कॉस्मेटिक है, ये इसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है और हम इसको स्टडी करते हैं। उस ब्रांच का कॉस्मेटोलॉजी उसका नाम है और ये बहुत बड़ी एक फील्ड बन चुकी है। अब होता क्या है, कंपनीज़ अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, लोग अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। कंपनीज़ क्यों लगी हुई हैं? उनको सिर्फ प्रोडक्ट बेच के रिज़ल्ट लाना है। उनको इससे गर्ज नहीं है कि वो इसके अंदर गंद यूज़ कर रहे हैं या कोई मेटल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ईटीसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अपना रिज़ल्ट लाना है। और हमारी पॉपुलेशन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। हम ये कभी भी नहीं देखेंगे कि ये चीज़ अप्रूव्ड है या वैसे ही हमारे पास पहुंच आई है या किसी लोकल सोर्स के ज़रिए आई है। तो मैंने रिसेंटली देखा है, लोग घरों के अंदर क्रीमें बना रहे होते हैं, किसी मटेरियल्स को लिया, मतलब विदाउट FDA कुछ भी अप्रूव नहीं होता, वो बस सिंपल एक जुगाड़ होता है। तो घरों के अंदर बैठ जाते हैं, कभी लोशन ले लिया, थोड़ा सा बेटनोवेट ले ली, इस तरीके से। और एज अ फार्मासिस्ट ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेडिसिन होती हैं या क्रीम्स होती हैं, इनका ड्रग इंटरेक्शन होता है। खैर इधर तो बहुत कम काम करता है, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन इनका होता है। जब इंटरेक्शन होता है तो हमारे लिए वो ज़्यादा हार्मफुल बन सकती हैं। अगर हार्मफुल नहीं बनती तो उनकी जो एफिकेसी होती है वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। अच्छा बासित, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इस पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन लोग फिर भी दोबारा मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो इलाज हैं ये कितनी इकसाम के हैं। और मतलब होम्योपैथिक मेडिसन, यूनानी मेडिसन, आपको पता है हिकमत आ जाती है, हिकमत और आयुर्वेदा रिलेट कर रहे हैं, मतलब वो तो एक ही चीज़ है। फिर हमारा एलोपैथी आ जाता है। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि अच्छा जी कौन सा इलाज अच्छा है और कौन से इलाज की इम्पोर्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बासित। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इलाज कौन सा अच्छा है, हमें कौन सी मतलब तरकीब है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। जी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जी होम्योपैथिक, इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं आयुर्वेदा। अब अगर मेरा कॉन्सेप्ट देखा जाए या मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे जी। जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है या जो ब्रांच है जो हेल्थ की या शोबा तिब की, उसके अंदर आयुर्वेदा को तस्वुर किया जाता है। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ भी रखा है, रिसर्च भी कर रखी है। आयुर्वेदा आपको किसी किस्म की मेडिसिन की तरफ माइल नहीं करती, या आयुर्वेदा ये नहीं कहती आप ये चीज़ें खाओ मेडिसिन। नहीं बासित, इसमें आई एम सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन आयुर्वेदा के भी तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे निस्बतन, अगर आप कह दें होम्योपैथी के। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, जी। बेसिक आयुर्वेदिक क्या है। मतलब अब तो हर चीज़ डिवेल्प हो चुकी है, उसके मतलब अंदर एडल्ट्रेट हो गई है। अडल्ट्रेट हो गई है। लेकिन बेसिक आयुर्वेदिक क्या है, वो वाली जो उस वक्त इंडिया में आई थी, ये उनके कोई गुरु राम थे, उन्होंने शुरू की थी आयुर्वेदा को। अच्छा अच्छा। और ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर में फैल गई। फिर तब बरसगीर पाक हिंद पाकिस्तान और इंडिया ही करते होते थे, जी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों के अंदर फैल गई। लेकिन बदकिस्मती से ये जो निज़ाम था ना आयुर्वेदिक का, ये सिर्फ एशिया तक महदूद रहा, ये बाहर निकल नहीं सका। बिल्कुल। जैसा कि जर्मन मेडिसन है, वो भी आज भी पाकिस्तान के अंदर चल रही है और इसके अलावा दूसरे ममालिक के अंदर चलती है, लेकिन आयुर्वेदा सिर्फ एशिया तक महदूद होगी रही। अब आयुर्वेदिक हमारे पास कहती क्या है, वो ये कहती है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करना है।
और इसके अंदर ये नहीं कहा जाता जो बेसिक आयुर्वेदिक है कि आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो किसी किस्म की मैन्युफैक्चर टैबलेट्स लेकर या कोई ऐसा काम कर कर जो नेचुरल नहीं है। आपने सारे काम नेचुरल करने और उससे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अब कैसे करना है स्ट्रॉन्ग? नंबर 1 के ऊपर आपने पानी की ड्रिंकिंग करनी है, साफ वाटर की। नंबर 2 के ऊपर आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना है। नंबर 3 के ऊपर आपने फ्रूट खाना है। नंबर 4 के ऊपर आपने अगर मीट खाना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है मतलब वेजिटेबल भी खाते हैं और इसके अलावा मीट भी खाते हैं, तो मीट को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं लेना। इसके अलावा आपने अपने स्टोमिक को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त करके रखना है। मतलब अगर आपका स्टोमिक ठीक है, आप बॉडी के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो। अगर आपको स्टोमिक ही ठीक नहीं है तो आप मेंटली फिज़िकली हर तरीके से ख़राब हो। अच्छा राफी भाई, आपको एक और बात बताता हूँ कि कहा जाता है जैसी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं वो वैसे ही इफेक्ट डालती है। अब इसका क्या मतलब है? आज के दौर में अगर हम जैसे इंटरनेट को कंज्यूम करेंगे, मतलब अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छा कंटेंट यूज़ करेंगे, तो हमारा माइंड भी उसी पैटर्न के अंदर चलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड होता है और कॉन्शियस माइंड होता है। हम जो भी चीज़ें देखते जाते हैं हमें वक्ती तौर पर तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता है ऐसे कि वो जो बात होती है वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाती है और फिर हम उसी तरीके के एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब यही बात हम फ्रूट्स वेजिटेबल के ऊपर अगर अप्लाई करें, आप कभी फील करें कि एक दिन आप बहुत अच्छी खुराक लें, मतलब कि आप हर चीज़ नेचुरल लें, फ्रूट्स लें और इसके अलावा रोटी खाएं, ठीक है, तो आप जब रात को सोएंगे ना या आपका नेक्स्ट दिन आएगा, आपको इजी फील होगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि हाँ यार मैंने वाकई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। इवन कि आपको पता भी नहीं होगा आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना खास किया भी नहीं है, लेकिन वो जो फ्रूट्स होंगे वो हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे। इसी बात को अगर हम देखें, अगर आप पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, शवारमा खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, ये लोग सिगरेट नोशी भी करते हैं, आप उसी वक्त के लिए तो अच्छा फील करेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर डैट आपको ग्रीफ सा फील होने से पड़ जाएगा, गिल्ट फील होगा अपने अंदर से कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया है। तो यही बात होती है जो नेचुरल और एक सिंथेटिक चीज़ों के अंदर फ़र्क करती है। जी बासत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। थोड़ी सी बात कोविड-19 पे भी कर लेते हैं। काफ़ी अरसे से आप इसको ड्रामा कह दें या बीमारी कह दें, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोविड-19 की जितनी रेशो है उससे ज़्यादा ही करके बताया जाता है। खैर जो भी सीन है, खैर अब तो उसकी वैक्सीन भी आ गई है। बेसिकली नाज़रीन कोविड-19 जो है वो आपकी चेस्ट के साथ आप कह सकते हैं रिलेटेड, आपकी लंग्स के साथ और आपकी जितनी भी एयर पैसेजवेज हैं उनके साथ रिलेटेड है और उनके अंदर जाके ये ब्लॉकेज कर देता है और जो फ्लूइड है वो डिवेलप हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, इसका ये मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है और 1 मिनट में आपके ब्रेन को 750 ml यानी कि 3 बार खून जाता है। और अगर ये थोड़ा सा भी रप्चर होगा या थोड़ा सा भी इसमें डिस्टर्बेंस आएगी तो आप कोमे में भी जा सकते हैं। बेसिकली कोमे में जाने की यही रीज़न होती है और ड्यूरिंग एक्सीडेंट भी, इंसान के एक्सीडेंट की यही रीज़न होती है कि इंसान के ब्रेन को ब्लड जाना बंद हो जाता है या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है या उसकी क्वालिटी में कोई ना कोई चेंजिंग भी आ सकती है, मतलब कुछ भी ऐड हो सकता है, कोई गैसेस कुछ भी डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन पर। अब जो कोविड-19 है नाज़रीन, ये पाकिस्तान में भी बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ऐसे से चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रीपेड वायरस है, कुछ कह रहे हैं नहीं जी नेचुरल है। जो भी है ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। सिर्फ हम आपको ये बता सकते हैं कि इससे बचना कैसे। सबसे पहले तो बात सकते हैं, आपको पहले भी बताया, विटामिन सी एज़ पर रूटीन कोविड-19 में चलेगा। इसके अलावा आप जो है वो विटामिन डी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपके जितने भी जॉइंट्स पेन है या आपकी जो बोन्स का पेन है उसको ख़त्म करेगा। इसके अलावा आप कोविड-19 में एंटीबायोटिक्स उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं जब आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है। नाज़रीन, एंटीबायोटिक्स आप बगैर डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वैसे भी वायरल डिजीज़ में मैं फिर नाज़रीन एक बार निशानदेही कर रहा हूँ कि वायरल डिजीज़ में सिर्फ एंटीवायरल ही काम करती है, एंटीवायरल मेडिसिन ही काम करती हैं। जिस तरह एक्टेमरा का इंजेक्शन आया था वो भी एंटीवायरल है। इसके अलावा कुछ और एंटीवायरल्स हैं जो कि दी जाती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस पे इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि
जो वायरस है वो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन का ये कहते हैं कि वो 1 लाख टाइम्स होती है या 10 लाख टाइम्स होती है, जितनी भी है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर है। तो अगर अब एक जरासीम को आप एक मशीन से देख रहे हो जिसकी इतनी बड़ी रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है, देन जो आपको बताया जा रहा है आप वैसे ही करें। मतलब कि एंटीबायोटिक्स तो वायरस पे बिल्कुल भी असर नहीं करती, बिल्कुल भी, वो सिर्फ बैक्टीरिया के केस में दी जाती हैं। और नाज़रीन, जो सेल्फ मेडिकेशन है वो भी आप ना करें। मतलब कि आपके गले में दर्द है, आपने एंटीबायोटिक खा ली, बुखार है तो आपने वैसे खा ली। अच्छा, फिर हर एक एंटीबायोटिक का ना टाइम पीरियड होता है कि ये आपने कितनी दिन तक खानी। अब लोग तो 2 टाइम खाते हैं, तीसरे टाइम ठीक हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक उन पर असर ही नहीं करती क्योंकि वो नॉन इफेक्टिव हो जाती है। इसी तरह कोविड के केस में ये आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट के जूसेस पीने हैं, सब्जियों के जूसेस, क्योंकि आपने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम फाइट करे उस वायरस के साथ। ना कि आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और बस जी लगे हुए हैं, कुछ अता पता नहीं है। और जितने ज़्यादा आप फ्लूइड यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इसके अलावा आप, अच्छा नाज़रीन, बासित स्टीरॉइड्स के बारे में आपको क्या ख्याल है? स्टीरॉइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम कोविड-19 के केस में? स्टीराइड, अगर हम एक लाइन के अंदर बोलें तो स्टीराइड कोविड-19 केस के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि नुकसान है। अगर आपका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंट है तो आप बताओ। अच्छा, आई थिंक शायद बासित भाई ने जो भी सीन है, लेकिन नाज़रीन, स्टीरॉइड्स जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के केस में इतनी बड़ी मजबूरी होती है डॉक्टर्स की कि आप ही सोचें, क्योंकि स्टीरॉइड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रिस्पायरेटरी फील्ड में ये है कि ये जो आपका ऑर्किडोनिक एसिड होता है उसके साथ ये मिल के लाइपेज A2 एंजाइम की इनहिबिशन करता है। अगर ऑर्किडोनिक एसिड और लाइपेज A2 एंजाइम एक्टिव होंगे तो आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये किस केस में होता है? ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में, निमोनिया के केस में, कोविड के केस में आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, ये जाके ऑर्किडोनिक एसिड और लाइपेज A2 एंजाइम की इनहिबिशन करते हैं, जिसकी वजह से आपका म्यूकस कम प्रोड्यूस होता है और जो आपके एयर पैसेज वेज होते हैं वो नैरो से नॉर्मल, आप उसको कह सकते हैं, सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो स्टीरॉइड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा ये 2 मैकेनिज़्म स्टिल अननोन है कि स्टीरॉइड्स जब आप किसी भी इंजेक्शन के साथ देते हैं तो वो रिएक्शन नहीं करता। अभी इस पर रिसर्च चल रही, क्यों नहीं करता, डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि ये जब आप किसी भी ड्रग के साथ देते हैं तो ये उसका इफेक्ट जो है वो तेज़ कर देता है। इसका भी अभी तक ये रिसर्च चल रही है, नहीं पता। लेकिन नाज़रीन, स्टीरॉइड्स भी आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टीरॉइड्स आपने वैसे नहीं खाने। बस भाई, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग जिसका जिस तरह दिल कर रहा है, चाहे कोविड-19 है, मतलब उसको बुखार है, मलेरिया कुछ भी है, तो वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहा होता है। सेल्फ मेडिकेशन भी 2-3 तरीक़ों की है। एक तो ये है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल एक सिचुएशन तक पहुँचे हैं, चलिए अगर वहाँ आप एक आधी गोली खा लेते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए तो ठीक है, इट्स ओके, इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने एक आधी टैबलेट ली है, आप ठीक हो गए हैं या आप डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए हैं या इस तरीके से कोई अब हिसाब किताब है। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर क्या देखा गया, मैं आपको रियलिटी बयान करूँगा। नंबर 1 के ऊपर ऐसे लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, जब वो बाहर वाले मुल्क में जाते हैं ना तो देखा जाता है कि वहाँ की मेडिसन जो है ना वो बहुत महंगी मिलती हैं, तो वो शॉपरों के शॉपर और बंडल्स के बंडल ले जाते हैं और वहाँ खाते रहते हैं। मतलब कि अगर उनको कभी बुखार हो रहा है दवाई ले ली, अगर उनको मैदे का दर्द हो रहा है दवाई ले ली, PPI वगैरह ले लिए, किडनी का दर्द है दवाई ले ली, इस तरीके से वो आधे डॉक्टर बन जाते हैं। मतलब कि इतने गलत तरीके से मेडिकेशन करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा बॉडी का निज़ाम जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। और नंबर 2 के ऊपर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए हैं कोविड-19 के अंदर, और जो इनमें रियल प्लेटफॉर्म है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 या 2 है। 1-2 भी मैं कह रहा हूँ लेकिन वो भी नहीं है तकरीबन। तो हुआ क्या है, लोगों ने फेक प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि हम आपको मेडिसिन देंगे। तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी तो दे रहे होते हैं लेकिन वो इस किस्म की मेडिसिन दे रहे होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता, और ये मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ रहे होते हैं, हाँ जी हमारी टांगों के अंदर दर्द है तो क्या किया जाए। कोई लोग उसे यूरिक एसिड की दवाई रिकमेंड कर रहे होते हैं, कोई नॉर्मल पेन की दवाई रिकमेंड कर रहे होते हैं,
कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। इस तरीके से वो मेडिसिन वगैरह जो होती हैं उनको यूज़ करते रहते हैं, इवन कि ये बिल्कुल एक गलत काम है। अब आप कोई भी प्रॉब्लम फ़ील करें तो आपको करना क्या चाहिए? जी, जी, जब बिल्कुल भी बासित भाई सॉरी, लेकिन ये नाज़रीन मैंने ज़रूरी समझा बासित भाई की बात थोड़ी काटी। फ़ेसबुक से नाज़रीन मैं काफ़ी हैरान हूँ कि एक जगह डॉक्टर उसको प्रॉपर चेकअप करके इतनी देर बाद मेडिसिन लिखता है और फ़ॉरेन में तो खैर फार्मासिस्ट मेडिसिन लिखता है, डॉक्टर डायग्नोज़ करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में फ़ेसबुक पे इलाज हो रहा होता है। ये बासित भाई अच्छा लोग ज़्यादातर अच्छा हो भी क्या रहा होता है कि जी हम मर्दाना कमज़ोरी के ज़्यादातर सवालात आ रहे होते हैं, सही बात टाइफाइड के आ रहे होते हैं और कुछ लोग अल्लाह माफ़ है, करे रंग वो चिट्टा करने के हाँ, रंग सफ़ेद करने की और जी हमने अपने नफ्स को बड़ा करना है और पता नहीं छोटा करना है। ये इतनी वाहियात किस्म के लोगों ने वहाँ पे पोस्ट की होती हैं। अब हालाँकि वो एक प्रोफ़ेशनल कम्युनिटी का ग्रुप होगा फार्मासिस्ट का या डॉक्टर्स का और वहाँ पे एक आम बंदे ने वो जॉइन किया हुआ है और वो ये फ़िज़ूल वाहियात किस्म के सवाल पूछ रहा है। तो यार एक तो ये होता है आप किसी डॉक्टर को अगर कांटेक्ट करते हो तो बात पर्सनल में करो, जी, ना कि सही आप बात है। फेसबुक पे पोस्ट लगा दो कि जी मुझे आज और दूसरी बात ये है, हुँ, आप तहकीक करो कि यार ये जिस बंदे से मैं मेडिसिन लेने हुँ, जा रहा हूँ या वो जिस कौन है? बंदे को मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो बेसिकली है कौन। बिल्कुल। वो ऐसा तो नहीं है कि वो हुँ, उसने 10 साल मेडिकल स्टोर के ऊपर गुजार दिए और उसने हुँ। उसको मैकेनिज्म नहीं पता, उसे ये तो पता है कि क्योंकि बासित भाई एक प्रोफ़ेशनल डिग्री होल्डर कल को उस बात का जवाबदेह होता है। सही बात है। लेकिन अगर आपको मैंने खांसी के लिए एक मिसाल है पैरासिटामोल ही दे दी है या बुखार के लिए सॉरी दे दी है, तो कल को वो आपको रिएक्शन कर जाती है सही और मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो मैं तो कल जवाब नहीं दे सकता। सही यही बात है। यही तो बात है। नाज़रीन लोग फ़ेसबुक पे पूछ रहे होते हैं कि जी मुझे 1 महीने से मर्दाना कमज़ोरी है। यार आप डॉक्टर के पास जाओ। आप ये फ़ेसबुक पे पोस्टें करके लोग वहाँ पे उल्टी-सीधी दवाइयाँ बता रहे हैं। आप लोग खा रहे होते हो और फिर पूछते हो उसका फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। बाज़ लोग तो ये कहते हैं मुझे जी फ़लाँ बंदे से मैंने दवाई का पूछा उसने बताई है तो मुझे नुकसान हुआ है। तो अगर वहाँ पे बासत कोएक्स हैं लाज़मी बात है नुकसान ही होगा। राफ़ी भाई बात ये है ना कि मैं ये नहीं इस हक़ में नहीं हूँ कि लोग बिल्कुल ऑनलाइन मेडिसिन मेडिकेशन करें ना। हुँ। आप कर सकते हैं, मतलब आप उनको रिपोर्टें दिखा सकते हैं, लेकिन पहले ये कन्फर्मेशन लाज़मी है कि जिस बंदे बिल्कुल, से पूछ बिल्कुल। रहे हैं, यही बात बिल्कुल, जिस बंदे यही से बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि उसको भी कुछ पता है, उसके पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री है, अगर है तो आप करें ईज़िली। लेकिन ये नहीं आप हर एड़ी-गेड़ा, नत्थू-गेड़ा मतलब जो बिल्कुल। भी बंदा आता है आप उससे बिल्कुल, दवाइयाँ बिल्कुल। पूछ। नाज़रीन इसमें 2 बातें ना बासत भाई, एक तो मतलब शर्म और हया के इस तरह के मसाइल हैं मतलब मर्दाना कमज़ोरी, दूसरा तीसरा या फीमेल भी पूछ रही हो। दूसरा बासत भाई वाली बात है कि अगला बंदा है कौन है? क्या पता वो एक मिस्त्री हो लेकिन उसने 2-3 महीने स्टोर पे लगाए हों, सही वो आपको बात है। दवाई बता रहा है। क्या पता वो प्लम्बर हो या क्या पता वो कहीं मसल्ली हो या झाड़ू लगाने का काम करता हो लेकिन उसने भी 2-3 महीने मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल पे लगाए में हों। हाँ, यही बात है और ऐसे मैंने देखा है और काफ़ी जो टेक्नीशियंस हैं नाज़रीन उनको खुद भी नहीं पता होता। मतलब अब जो सीन हैवी होता जा रहा है मतलब बड़ी बीमारी आ रही है। बल्कि मैंने तो लोगों को ख़राब होते भी देखा है बासित भाई। मैंने इस तरीके के घराने भी देखे हैं जहाँ अगर दाँत का दर्द उठ जाए ना, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले वो बिल्कुल। कहते हैं लौंग रख लो, फिर कहते हैं वो एनसिड पता नहीं कौन-सी गोली है वो रख लो। उसके बाद कहते हैं कि हैवी पेन किलर रख लो। इस तरीके से वो जब अपनी टेक्नीक को 100% तक आज़मा लेते हैं, जब फ़र्क 0% बिल्कुल, रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। तब क्या होता है, तब जाके फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो निज़ाम जो होता है ना, वो पूरा एक तरीके से बर्बाद हो चुका होता है और फिर उसको मतलब एक दोबारा से नॉर्मल बिल्कुल। तरीके पे लाना यहाँ पे मुश्किल हो नाज़रीन जाता है। बासित भाई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ठीक है? ये आप कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना खाएँ, क्योंकि ये आपका अल्सर जो है उसका मेजर काज़ आजकल ये है। ये आपके स्टमक की एचसीएल की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ये आपके म्यूकस के साथ भी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो आप कह सकते हैं या जो म्यूकस वाल है उसके साथ इंटरफेस। अच्छा मेरे पास नाज़रीन एक पीछे एक ऐसा केस आया कि वो एक आंटी थी, उन्होंने अपना दाँत जो है वो शायद निकाला है। तो अब ज़ाहिर है पेन तो होता है क्योंकि हर दाँत के नीचे नर्व है। मतलब 32 नर्व्स तकरीबन वो पास होके नीचे जाते हैं। तो नाज़रीन अगर डॉक्टर्स ने तो पहले उनसे पूछा ही नहीं है कि आपको स्टमक प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है?
और दूसरा ये है कि उनको मेडिसिन लिख के दे दी। अब उनके दांत में चूँकि ज़्यादा दर्द होता था, तो उन्होंने जहाँ से उनको मेडिसिन दर्द की मिलती, एक के बजाय 2 गोलियाँ खा लेती थी, कभी तो 3 खा लेती थी और जी बड़ा आराम। आखिर में क्या हुआ, उनको अल्सर हो गया। एक तो स्टार्ट से इनका स्टमक ठीक नहीं था, ऊपर से इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाने के बाद उनका जो स्टमक है उनको अल्सर हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी जो है वो अल्सर की ट्रीटमेंट की। अब ज़ाहिर सी बात है उनको ना तो भाई मैं ये पूछना जी, चाहता जी। हूँ कि ये जो हमारे पास अल्सर होता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं हमने इसकी ट्रीटमेंट करवाई है लेकिन हमें इसका असर नहीं हुआ। बिल्कुल बासित, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। अल्सर की ट्रीटमेंट मौजूद है, डिपेंड करता है उसका काज क्या है। आया कि वो आपका, फिर बात लाइफस्टाइल पे आ जाती है कि क्या आप फास्ट फूड खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं या आप जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं, तो उससे ये बेसिकली नाज़रीन थोड़ा नीचे होता है, इंटेस्टाइन के स्टार्ट में होता है, पाइलोरिक रीजन में। तो ये जो बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो ये उस एनवायरनमेंट में फेवरेबली रहता है, तो ये ऊपर जो है वो माइग्रेट कर जाता है और ये स्टमक में आके वहाँ पे ये क्या करता है, आपका इन्फेक्शन काज करता है। और इसके अलावा इसका यूरिएज टेस्ट भी किया जाता है, एच पाइलोरी का जो है वो एंटीबॉडीज़ ब्लड में भी देखी जाती है, पीछे में भी देखी जाती है। अगर तो ये एच पाइलोरी से है तो ये एंटीबायोटिक्स मतलब कैल्शियमाइसिन 10 डेज़ के लिए बीडी, इसके अलावा जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल वो भी 3 टाइम्स दी जाती है टीडीएस। इसके अलावा पैरासीटामोल अगर बुखार है, और ओमेप्राज़ोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीआई है, वो दी जाती है। और अगर आपकी झिल्ली जो है वो थोड़ी सी रप्चर है या कुछ भी है मैदे की, तो साथ में सक्राल्फेट दिया जाता है। पाकिस्तान में ब्रांड नेम है अल्सानिक के नाम से ये सिरप आती है। लेकिन अगर बासत आपकी ये डाइट का प्रॉब्लम है, तो आपको ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी डाइट को, क्योंकि आपने देखा ना लोग फिर बिरयानी खा रहे होते हैं, फास्ट फूड खा रहे होते हैं, वही बर्गर चल रहा है, पिज़्ज़ा चल रहा है, वही मिर्च मसाला, तो फिर तो आप समझो कि यार ये तो एक इम्पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि आपकी डाइट नहीं है, आपका बिल्कुल डाइट प्लान ठीक नहीं है। अच्छा बासित, वेजिटेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वेजिटेबल्स जी, जी, लाइफ में या डेली लाइफ में। सही। अगर हम ज़िंदगी में कोई भी नेचुरल चीज़ ले रहे हैं ना तो समझो वो अहम है और वो अच्छी है। अब वेजिटेबल जो है ये नेचुरल तौर पे प्रोड्यूस होते हैं। अब वेजिटेबल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसमें से मैं कोई चंद वो वाली बताऊंगा जो अहम किरदार अदा करती हैं, मतलब जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अब वेजिटेबल की पहली जो इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर फाइबर होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंटेस्टाइनल सिस्टम को बिल्कुल सही रखती है और हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं बनेगा। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल और प्लेंटी ऑफ वाटर अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लेते हैं, मतलब हद से भी ज़्यादा अगर आप वेजिटेबल खाएं, फ्रूट खाएं, तो आपको नुकसान नहीं होने वाला, बशर्ते ये कि आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं। अगर आप वेजिटेबल और इसके अलावा फ्रूट्स और इसके अलावा पानी को प्लेंटी ऑफ बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करेंगे, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो हमें पता लगता है नंबर 1 के ऊपर फाइबर होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन का एक और भी बहुत बड़ा मसला होता है, मतलब जब बंदा सुबह सुबह उठता है, अगर बंदे को कॉन्स्टिपेशन है ना तो उसके वॉशरूम के अंदर तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लग जाते हैं राफी भाई। और अगर कोई बंदा है वो फ्रूट्स रेगुलर बेस पे ले रहा है और जब वो वॉशरूम में जाएगा ना वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, उधर उसे वहाँ जाके कोई तकलीफ़ का मुजाहरा नहीं करना पड़ता। अब अगर कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, इससे हमें एक तो अंदरूनी निज़ाम ख़राब होगा, दूसरा किसी किसी को बवासीर भी हो जाती है, मतलब जब वो वॉशरूम में जाते हैं और बैठते हैं तो उनको खून आने लग जाता है। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, जब रगें वगैरह सूख जाती हैं और वो अपना फंक्शन करना चाह रही होती हैं लेकिन कर नहीं पाती। नंबर अच्छा बासित भाई, एनीमिया के बारे में लोग पूछते हैं कि एनीमिया जो है क्या चीज़ है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जब भी इंसान की बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी तो वो एनीमिया होगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप किसी लेबॉर्ट्री के ऊपर जाओ, हाँ, या टेस्ट करवा लो कि इसको एनीमिया है या नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बाय मैनुअल या खुद देखो इंसान को कि इसको एनीमिया है या नहीं है। अब जो अनीमिया का मरीज़ होगा ना, जी, जी, उसका जी। रंग बहुत ज़्यादा पीला होगा। आप कभी एक एनीमिक पेशेंट को देखें, उसका रंग बहुत ज़्यादा पीला होता है। उसकी ये भी वजह हो सकती है कि उसको हाइपेटाइटिस है, लेकिन
डायरेक्टली रीज़न वही होती है कि हाइपरटाइटिस में मतलब कि एचबी का टेस्ट करके पता चल सकता है कि ये एनीमिक है या नहीं है। एचबी का टेस्ट एक और चीज़ है, लेकिन अगर हम देख के खुदा उसकी आइज़ के नीचे देखें, मतलब कि अगर ब्लड होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एनीमिक पेशेंट नहीं है। अगर उसकी आइज़ के नीचे येलो येलो है, इसका मतलब ये है वो एनीमिक पेशेंट है। उसकी बॉडी से पता चलता है, उसके मतलब उठने बैठने से थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि ये एनीमिक पेशेंट है या नहीं है। और हाँ, एचबी का टेस्ट कराना, ये एक हीमोग्लोबिन होती है हमारे रेड ब्लड सेल में, उसको मेजर करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये मशवरा दूंगा कि आप जब भी कभी टेस्ट करवाने जाएं, जैसे आप दवाई लेते हैं तो किससे लेते हैं, एक प्रोफेशनल से लेते हैं। टेस्ट करवाने जाएं तो प्रोफेशनल से लें। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेबॉर्ट्रीज खोली हुई है, लेकिन वो जो टेस्ट है वो ठीक नहीं होता। राफी भाई, मैंने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक लाहौर की बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी, छोटी लेबॉर्ट्री नहीं थी। अगर आम लेबॉर्ट्री हो तो हम मान लेते हैं, बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी और वो बकरी का खून भर के ले गए थे। और उन्होंने ये देखे बगैर कि हाँ ये इंसान का खून है या ये खून सही भी है टेस्ट करने के लिए या नहीं है, उन्होंने टेस्ट कर दिया और उसकी एचबी बना दी। और इस तरीके से केसेस आते हैं, अक्सर ऑपरेट करवाना होता है या कोई भी मसला होता है तो वो टेस्ट करवाते हैं और जो रिपोर्ट होती है उसमें एचबी 12 पॉइंट समथिंग लिख दी जाती है, 13 पॉइंट समथिंग, मतलब वैसे लिख दी जाती है। जबकि अगर ओरिजिनल में उसकी एचबी को देखा जाए तो वो 6 होती है, 7 होती है, मतलब गलत टेस्टिंग भी की जाती है। तो आपने इस तरीके से भी मोहतात रहना है कि जब भी टेस्टिंग वगैरह करवाने जाएं तो ये देखिए कि आया जो मैं टेस्टिंग करवा रहा हूँ वो एक सही तरीके से करवा रहा हूँ या बस ऐसे ही करवा लूँ। अच्छा बासित भाई, थोड़ी देर पहले आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट क्या होगी? घरेलू और दूसरी सारी कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट। अब कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के अंदर हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व नहीं होती। बिल्कुल, मतलब डाइटरी फाइबर्स। हाँ, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स के अंदर रोटी भी आ जाती है काफ़ी हद तक, नहीं तो इस पर गोल का छिलका मिलता है एक किस्म का, वो ऑब्जॉर्व नहीं होता, वो अंदर जाके मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हमें वो लेना चाहिए। और ये जो जितनी भी मैं तकनीक बता रहा हूँ ये सारी नेचुरल्स हैं। हम इधर किसी भी इतनी मेडिसिन का जिक्र नहीं करेंगे कि आपको परेशानी की ज़रूरत पड़ जाए, सारी नेचुरल चीज़ें बताएंगे। इसके अंदर हमें इस पर गोल लेना चाहिए जो जाता है हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व नहीं होता, लेकिन उसको एक मॉइस्चराइज़र की शक्ल फ्राहम करता है ताकि जो भी चीज़ है वो आसानी से फ्लो आउट हो जाए। और नंबर 2 के अगर हम देखें तो हमें ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए जो अंदर जाकर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब अगर एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन है तो वो जो हमारे पास बीफ है उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ सकता है, ठीक कह रहा हूँ राफी भाई। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल साबित नहीं होती, हमें वो सारी छोड़ देनी चाहिए और हमें नरम ग़िज़ाओं के अंदर आ जाना चाहिए जिसके अंदर खिचड़ी होगी, दाल होगी, साबूदाना हो गया, इस तरीके की ग़िज़ाएँ होती। बिल्कुल। बासित भाई, डायरिया जो है ये भी लोग पूछते हैं कि यार डायरिया क्या है, इससे कैसे बचा जाए और इसके काजेज़ क्या हैं डायरिया पे, अगर आप थोड़ा बता दें। डायरिया 2 तरीके से होता है। नंबर 1 के ऊपर या तो आपको पॉइजनिंग हो चुकी है, नंबर 2 के ऊपर या तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अगर आपको पॉइजनिंग हो गई है तो आपका डायरिया बिल्कुल आराम से 2 दिन बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आपको उधर करना क्या है, या प्रिस्क्राइब करवा लें किसी डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से पूछ लें, आपको एक आधी वो टैबलेट्स देंगे जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली होती हैं, मेटोनिडाज़ोल फ्लैजिल के नाम से आती है आई थिंक, और एक स्पेस्म जो मतलब दर्द वाली टैबलेट होती है वो देंगे जिससे आपका जो डायरिया है वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरिया किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए 3 से आपको डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा और वो आपकी 5-6 दिन लगातार ट्रीटमेंट करेगा, वो भी डायरिया इरेडिकेट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बासित भाई डायरिया ट्रीट नहीं होता तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अगर डायरिया ट्रीट नहीं होता तो नंबर 1 के ऊपर हमारे बॉडी के आइंस कम हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कम हो जाता है ना तो बीपी डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, थोड़े मतलब इंसान कोमे में भी इवन चला के जाता है। कुछ बंदे बेहोश हो जाते हैं जो यंग होते हैं ना, और जो बुजुर्गी की हालत में होते हैं या काफ़ी एजिड होते हैं वो कोमे की हालत में चले जाते हैं क्योंकि बॉडी अपना फंक्शन एक तरीके से छोड़ देती है। लेकिन खैर ये इतनी बड़ी वजह नहीं है या इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि डायरिया हो जाए बंदे को और वो संभाला ना जाए। हाँ, अगर वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाएगा तब वो मुश्किल हो जाएगा उसे कंट्रोल करना, लेकिन आप अगर वक्ती तौर पर ट्रीटमेंट करवा लें तो डायरिया मेरे ख्याल से एक ऐसी बीमारी है जिसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा आसान है। अच्छा बासित, लोग हेडेक के बारे में भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार आधे सर का दर्द है या पूरे सर का दर्द है, या उनको इस रीजन पे पेन होता है, कुछ को सिर्फ फ्रंट पे होता है, कुछ को बिल्कुल बैक पे होता है। तो हेडेक के बारे में थोड़ा गाइड कर दें लोगों को कि हेडेक का क्या सीन होगा।
अब अगर हेडेक के बारे में देखा जाए तो मेरी पहली रिकमेंडेशन इसके अंदर ये होगी, आप कोई भी काम करें उसको लगातार ना करें, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट है। आप उसके अंदर छोटी ब्रेक लें, मतलब कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी अहम होती है। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अहम होता है। अगर आप कोई भी असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हैं, उसके अंदर ब्रेक लें, क्योंकि आप जब एक काम को करते रहते हैं तो आपकी बॉडी के और खसूसन जो ब्रेन के न्यूट्रिएंट्स लेवल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और जब न्यूट्रिएंट्स लेवल कम हो जाता है तो पेन जो होता है वो स्टार्ट होने लग जाता है। इसकी वजह से दर्द बढ़ता है। और किसी किसी को जेनेटिकली भी मसला होता है कि उनके दादा को था, उनके बाप को था, फिर उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गया और उनको अजय सर का दर्द रहता है। ये इस तरीके से फिर वही बात मैं कहूँगा, क्योंकि हम ये नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी किस्म की मेडिकेशन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। फिर मैं वही बात कहूँगा कि लाइफस्टाइल इज़ द की। अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ भी गुजार सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये जो हमारे पास पैसा है यही हर चीज़ है, बल्कि कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। और जिसने ये प्रोवर्ब बनाया है ना, उसने ऐसे नहीं बना दिया। इसके पीछे पता नहीं कितनी ज़्यादा रिसर्च है और कितने सालों की मेहनत है। जिस बंदे की सेहत नहीं है ना, अगर आपके पास सेहत नहीं है, आपको दुनिया जहान की जो भी चीज़ें दे दो ना, वो आपके लिए ज़ीरो है, मतलब कोई वैल्यू नहीं रखती। बिल्कुल। बासत कुछ लोगों को फुट डिजीज़ होती है, आपने देखा होगा ज़्यादा जूते पहनने से, या उसको फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। और कुछ लोगों को बिल्कुल पाँव के आप कह सकते हैं जो बॉटम है उस पर काफ़ी आपने देखा है ना, वो जो उस दिन भी मैंने आपको बताई थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो और बाज़ लोगों के पाँव से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो ये ओवरऑल इन सब की मतलब क्या ट्रीटमेंट होगी, जितनी भी फूड डिजीज़ेज़ हैं रिलेटेड टू फंगल और रिलेटेड टू बैक्टीरियल? अगर मैं एक वर्ड के अंदर कहूँ तो इसका जवाब ये है कि हाइजीन इन्वायरमेंट का नाम है। अगर सिंपल, लेकिन देखिए अब रोज़ भी तो ना बंदा सर्दियों में अपने जूते नहीं धो सकता, क्योंकि वो तो खुश्क ही नहीं होंगे अगले दिन। और उसने तो सुबह ऑफिस या जहाँ भी स्कूल पहन के जाने हैं या जहाँ भी। और हाँ बता, सॉक्स बंदा जो है 2-3 रख सकता सर है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हाइजीन इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आपको बीमारी नहीं है तो भी करना पड़ेगा, अगर आपको है तो आपके ऊपर लाज़िम व मुल्ज़िम हो गया है कि आपको करना पड़ेगा। अब हाइजीन में क्या क्या कर सकते हैं, खैर मैं आपको वो बता दूँगा। नंबर 1 के ऊपर सॉक्स वगैरह हैं उसको चेंज करें। नंबर 2 के ऊपर जूते अच्छे वाले लें। अक्सर हम लोग होते हैं जूता ले लेते हैं, ये ले यार ये ब्रांड है, ये नॉन ब्रांडेड है, या ये नरम है, ये मोटा है। जूता अच्छे वाला लें। जो अपनी हेल्थ को केयरिंग करने वाले लोग होते हैं वो जूता लेने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं, क्या मैं जब इसको पाँव में पहनूंगा तो आरामदेह होगा, क्या जब मैं पहनूंगा तो ये पसीना ऐसे तो नहीं कि ऑब्ज़र्व कर लेगा और बाद में मेरे लिए परेशानी क्रिएट होगी। नंबर 2 के ऊपर जब भी आप पाँव को निकालें या चेंज करें सॉक्स, तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। एंटीसेप्टिक से ये होता है कि थोड़ी बहुत खुशबू भी पैदा हो जाती है और इसके साथ जो जरासीम होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। बस ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया नाज़रीन। आप जो है वो पाँव अपने एंटीबैक्टीरियल सोप से वॉश करें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पाँव में इन्फेक्शन है बिटवीन 2 फिंगर्स, तो आप वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता ये है। फंगल इन्फेक्शन ही होता है अक्सर। तो आप लुल्ली कैनाज़ोल जो है उसकी क्रीम आप ऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हैं 3 टाइम डेली। और फंगी सोल साबन आता है, वो भी एंटी फंगल है। इसके अलावा अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर आप बिल्कुल नैरो जनरेशन, मतलब सॉरी उसको आप कह सकते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम से स्टार्ट ले सकते हैं। लिंकोमाइसिन या सेफ्रेडीन वगैरह या जेंटामाइसिन की क्रीम आप लगा लें। अगर उससे इफेक्ट नहीं होता तो फिर आप इंटरनली भी खा लें, क्योंकि पेट की टिरोलिसिस मेरा ख्याल से कहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक नीचे इन्फेक्शन होता है और पेन भी होता है। तो वो एंटीबायोटिक से जल्दी रिकवर हो जाता है विद एंटी बैक्टीरियल सोप और विद एंटी फंगल सोप जो है। ये बात सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो ये आप करें, वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। और पाउडर वगैरह कोई भी डाल लें, ठीक है। ये बात सकते हैं। रफी भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जी कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर जो पाँव के अंगूठे नहीं होते जी, वो जी। पक जाते हैं, साइड्स होती हैं ना ये वाली, ये पक जाती हैं। और हाथों पे भी होता है लेकिन कभी कभार होता है। और जब तक बंदा ना निकलवाए वो सेट नहीं होता, उसका आखिर इलाज यही करते हैं कि उसको निकलवाते हैं। अब हमने ये देखना है कि नेचुरली तौर पर हम उस चीज़ को कैसे रेडिकेट। ये बासित ने बात की है नाज़रीन, मेरे साथ भी कुछ अर्सा होता था, अभी भी कभी कभी होता है। इसको कहते हैं अप ग्रोइंग हेयर। बेसिकली ये इंसान का नाखन होता है साइड से, और वो बहुत ही छोटा नाखन होता है।
मतलब पूरे नाखन के साथ वो एक ग्रोथ आ रही होती है उसकी, वो अक्सर इंसान के गोश्त में घुस जाती है। और जैसे ही वो इंसान के गोश्त में घुसती है तो वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो 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 उस वो आगे इंक्रीज़ होती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर पीप वगैरह पड़ जाती है, और बहुत पेन भी होता है। वो तो खैर निकालने का बंदा सोच भी नहीं सकता। अगर तो आपको स्टार्ट में आप प्रॉपरली उसको चेक करें, जैसे ही नाखन बड़े हों, अगर तो पेन हो रहा है उसको फ़ौरन से निकाल दें, वो मिल जाती है, जो नेल कटर होता है उससे मिल जाता है वो आपको नाखन छोटा। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और वो मतलब इन्फेक्शन हो गए तो देन यू हैव टू गो एंड कंसल्ट योर सर्जन, क्योंकि सम टाइम कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वैसे हम किसी भी ऐसे मतलब नहीं लगा सकते कट, क्योंकि कुछ सम टाइम कैंसरस सेल भी होते हैं, तो वो आप अपने सर्जन के पास जाएँ तो वो आपका वो नाखन रिमूव कर देगा। और सम टाइम नाज़रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी आपके नाखन बड़े अजीब टेढ़े-मेढ़े और बड़े अजीब से आ रहे होते हैं। वो ऐसे और होता है कि कोई बंदे होते हैं जिनके नाखून ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल या brittle हो जैसे जाते हैं। जैसे जंगलियों के होते हैं वैसे, अल्लाह ना करे वैसे मतलब शेप के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन खैर नाज़रीन, आम केसेस में तो ये चीज़ मैंने नहीं देखी, लेकिन यही है कि आप उसमें क्या कहते हैं, ये जो मैंने तरीके आपको बताए हैं ये आप फॉलो करें और स्टार्ट में ही उसको रिमूव कर दें। अदरवाइज़ अगर वो इंक्रीज़ हो तो फिर आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपका जो सर्जन है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके नेल्स हैं जो पक जाते हैं, तो मैंने देखा है और ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, अगर आप उसके ऊपर रेगुलरली कोई क्रीम, मॉइस्चराइज़र या सरसों का तेल भी लगाते रहेंगे तो वो उतने सख्त नहीं होंगे जैसे बिल्कुल। पहले सख्त होते हैं। और सम टाइम नाज़रीन उंगलियों की बात की है तो वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो गर्म सर्द हो जाती है, मतलब आप एकदम सर्दियों में ये मसला बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है, और कुछ लोगों को ये एलर्जी की वजह से भी होता है, सर्दियों में एलर्जी हो जाती है, जब वो एंटी एलर्जिक खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और अगर वो गर्म सर्द है तो या तो फिर आप अपने पाँव को टोटली गर्म ही रखें, क्योंकि ठंडा तो रख नहीं सकते, उससे फ़ौरन ये होता है कि ज़ुकाम वगैरह बंदे को लग जाता है पाँव अगर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाए। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी डिस्कशन कोशिश की है नाज़रीन, काफ़ी जो है वो टॉपिक्स क्लियर कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।